हेलो डियर लर्नर्स, बात करते हैं आज ड्रामा पर। हम लोग बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में बात की थी, ब्लैंक वर्स के बारे में बात की थी, फ्री वर्स के बारे में बात की थी। आज स्टार्ट करते हैं ड्रामा के सेक्शन को। एंड यू नो वेरी वेल कि जब आप लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं, पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा। ठीक है, तो पोएट्री के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। प्रोज के बारे में आगे बात करेंगे, जिसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आपका नॉवल है, एसे है, बायोग्राफीज है, स्टोरीज है, इनके बारे में हम बात करेंगे। मेमोर है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे प्रोज वाले सेक्शन पे। आज स्टार्ट करते हैं ड्रामा के सेक्शन को कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा डिवाइसेस क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं क्योंकि इसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ड्रामा डिवाइसेस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और इससे देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर सीखनी है वो है व्हाट इज ड्रामा। ड्रामा होता क्या है? तो ड्रामा आप ये कह सकते हो कि एक तरीके का ऐसा लिटरेचर जो खास तौर से इस पर्पज, इस इंटेंशन के साथ लिखा जाता है कि जिससे स्टेज पर परफॉर्म किया जाना है। आप ये कह सकते हो कि ऑडियंस के सामने इस पर्पज से लिखा जा रहा है ताकि उसको ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको परफॉर्म किया जा सके, उनको एक्शंस के रूप में परफॉर्म किया जा सके, उसे हम ड्रामा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप शेक्सपियर के ड्रामा की बात करते हैं, शेक्सपियर के नंबर ऑफ ड्रामाज हैं जिनके बारे में आप बात करते हैं, है ना। तो वो स्पेशली इस इंटेंशन से लिखे गए ताकि वो ऑडियंस के सामने उनको परफॉर्म किया जा सके, जिसमें करेक्टर्स होंगे, करेक्टर्स डायलॉग के माध्यम से उस सारी बात को डिलीवर कर रहे होंगे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो अ ड्रामा इज अ टाइप ऑफ लिटरेचर, एक तरीके का लिटरेचर है दैट इज रिटन, जिसे लिखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ, इस उद्देश्य से लिखा जाता है बीइंग परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, ताकि उसका ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस किया जा सके। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ड्रामा एक ऐसा लिटरेचर है जिसको इस पर्पज से लिखा जाता है ताकि उसको ऑडियंस के सामने क्या किया जा सके, परफॉर्म किया जा सके। इतनी सी बात है ड्रामा के लिए। दिस टाइप ऑफ राइटिंग, इस तरीके की जो राइटिंग है, इज रिटेन इन फ्रंट ऑफ स्क्रिप्ट, एक स्क्रिप्ट के साथ इसको लिखा जाता है। एंड स्टोरी इज टोल्ड, और एक स्टोरी बताई जाती है किसके द्वारा, थ्रू द लाइंस ऑफ द कैरेक्टर्स प्लेड बाय एक्टर्स। तो एक्टर्स जो हैं वो लाइंस को बोलते हैं डायलॉग के फॉर्म में, वो स्टोरी एक तरीके से परफॉर्म की जा रही है एक्टर्स के द्वारा, उसको हम ड्रामा कहते हैं। होप सो आपको ड्रामा के बारे में समझ में आएगा। इन जनरल आप बिल्कुल लेमैन की भाषा में बोलना चाह रहे हैं तो ड्रामा एक ऐसा रिटन लिटरेचर है जिसको ऑडियंस के सामने एक्शन के रूप में परफॉर्म किया जाना है। इस पर्पज से उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई, इस पर्पज से उसे लिखा गया है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्ले। अब ये प्ले क्या है, ड्रामा क्या है, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। तो जिस तरीके से आप पोएट्री और पोएम में जो रिलेशन होता है वही सेम रिलेशन हमारा ड्रामा और प्ले में होता है। ठीक है, प्ले को लिखने वाले व्यक्ति को हम प्ले राइट बोलते हैं, और जैसे ड्रामा को लिखने वाले को ड्रामेटिस्ट। तो प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट की बात है, एक तरीके से कह सकते हो, यू कैन से। जैसे शेक्सपियर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, ठीक है, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, बहुत नंबर ऑफ उन्होंने प्लेज लिखे हुए हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले, तो प्ले का मीनिंग आपको कुछ और नहीं समझना है, प्ले का मतलब एक ड्रामा ही है। ठीक है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले कहा जाए तो भी वही बात है, स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा कहा जाए तो भी सेम बात है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरीके से होता है, यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट किया हमने और यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ से के बाद ये आपका एक फॉलिंग एक्शन आ जाता है, यहाँ पर एंड हो जाता है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो आपका पहला पॉइंट है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एक्सपोजिशन। ये जो टर्म है ये क्या है, एक्सपोजिशन है। एक्सपोजिशन, ठीक है, के बाद आपका आता है, ये आता है राइजिंग एक्शन, ये आता है आपका राइजिंग एक्शन। इसके बाद क्या आता है, क्लाइमैक्स आता है, क्लाइमैक्स। इसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन। और इसके बाद अगर हम बात करें तो वो आता है आपका एंड। ठीक है, किसी प्ले का जो एंड है वो कैसे हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो होप सो ये सारी बातें आपको समझ आए। एक्सपोजिशन क्या है, राइजिंग क्या है, क्लाइमैक्स क्या है, फॉलिंग क्या है, एंड क्या है। तो एक्सपोजिशन का मतलब होता है जिसमें
करेक्टर्स के बारे में बताया जा रहा है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, कौन कौन से पात्र हैं, ठीक है, और एटमॉस्फियर कैसा है, उस जो प्ले का एटमॉस्फियर है वो कैसा है, ट्रैजिक है या कॉमिक है, ठीक है। जैसे आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आप देखते ही मतलब आपका जो मूड है वो कैसा है, वो सैड एंडिंग का है, ठीक है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हैं या बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मूड में उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एक्सपोजिशन का मीनिंग होता है बैकग्राउंड। एक्सपोजिशन का मीनिंग सिंपल से याद रखना है आपको। क्या याद रखेंगे? इसका मीनिंग होता है बैकग्राउंड, है ना, बैकग्राउंड है। इसके बाद स्टोरी डेवलप होती है, स्टोरी में एक सस्पेंस क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन में एक सस्पेंस क्रिएट होता है और सस्पेंस का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स क्या है? ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इसको अगर हम कहें तो इसको आप क्या कह सकते हो? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर जो ऑडियंस है उसका जो इंटरेस्ट है बिल्कुल चरम सीमा पर होता है, बिल्कुल क्लाइमैक्स पर होता है, इसको क्लाइमैक्स कहते हैं। फॉलिंग, इसके बाद वो सस्पेंस जो है वो धीरे धीरे रिलीज होता है और लास्ट में क्या होता है? एंड, जो प्ले है उसका एंड होता है। लेकिन इसमें दो चार बातें और आपको सीखनी चाहिए। जैसे राइजिंग, जो राइजिंग है उसी को आप बोलते हो ग्रोथ। तो इस ग्रोथ का मतलब है सस्पेंस, जो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। पहले तो सबसे पहले एक्सपोजिशन आया, आपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हो, वहाँ के एटमॉस्फियर के बारे में बता रहे हो। फिर इसके बाद वो जो राइजिंग एक्शन है जहाँ पर सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है उसको बोलते हैं ग्रोथ, ग्रोथ कहते हैं। और क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते स्टोरी अपने बिल्कुल पीक पर होती है, मतलब वो जो सस्पेंस है वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है। इस समय बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए कि क्या होने वाला है ना। इसके बाद आगे आता है फॉलिंग एक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन, जहां पर सस्पेंस जो है वो रिलीज हो जाता है और धीरे धीरे पता होने लगता है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है ना। एंड, और किसी भी प्ले का जो एंड होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है आपका कॉमेडी और एक होता है आपका ट्रेजेडी। दो तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज कॉमेडी एंड सेकेंड वन इज ट्रेजेडी, TRAGEDY, ट्रेजेडी, है ना। अब इसको आप ऐसे कह सकते हो, कॉमेडी को ही दूसरे शब्दों में डिन्यूमेंट के नाम से जानते हैं। कॉमेडी को ही अगर हम बात करें तो इसको दूसरे नाम से जानते हैं। वो कौन सा है? वो है आपका डिन्यूमेंट, 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 ठीक है। मतलब हैप्पी एंडिंग है, किसी प्ले की जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग है, मतलब लास्ट में जो है सब कुछ अच्छा हो जा रहा है। जैसे मान लो कोई नायक और नायिका है, उनके जीवन में बड़े बहुत सारे ऑब्स्टेकल आए हैं लेकिन एट लास्ट उनकी मैरिज हो जाती है, तो ये हैप्पी एंडिंग है, ठीक है। जैसे जो प्रोटागोनिस्ट है उसके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन एट लास्ट आखिरी में वो सारी समस्याओं से उसे निजात मिल जाती है, तो वो क्या है? वो हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग है ना। इसी तरीके से ट्रेजेडी के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है तबाही, कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है तबाही, है ना। कि इसमें क्या है कि मतलब ट्रेजिक एंड होता है, ट्रेजिक एंड का मतलब दुखांत होता है। दुखांत का मतलब जो प्रोटागोनिस्ट है उसके साथ बहुत ही बुरा होता है अंत में, है ना। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग कैटास्ट्रॉफ या कैटास्ट्रॉफी, तबाही कह सकते हो आप। कॉमेडी मतलब सुखांत होता है, कैटास्ट्रॉफ मतलब दुखांत होता है, यू कैन से लाइक दिस। तो किसी भी प्ले का जो एंड होता है वो दो तरीके से, डिन्यूमेंट को क्या कहते हैं? कॉमेडी कहते हैं। कैटास्ट्रॉफ को क्या कहते हैं? ट्रेजेडी कहते हैं। ये बातें आप यहाँ से सीख सकते हैं। अब वापस चलते हैं तो ट्रेजेडी के कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है। अरिस्टोटल ने ये टोटल जो पार्ट बताए हैं उनके बारे में आप देख लीजिए। टोटल 6 पार्ट इसमें बताए गए हैं ट्रेजेडी के। वो कौन कौन से पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, थॉट होता है, डिक्शन होता है, सॉन्ग होता है, स्पेक्टेकल होता है। ये टोटल 6 पार्ट बताए हैं ट्रेजेडी के। किसने बताए हैं? अरिस्टोटल ने बताया है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें से कौन सा पार्ट ट्रेजेडी का पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो ऐसे इस तरीके क्वेश्चन का फॉर्म बनेगा। तो आपको उसके लिए आपको पता होना चाहिए पूरी बातें इससे रिलेटेड। तो देखो ये जो प्लॉट है, सबसे पहले प्लॉट के बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्लॉट। प्लॉट होता है क्या है? तो जैसे मान लो आपके पास कोई स्टोरी है, उस स्टोरी के जितने भी इवेंट्स है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं है। अगर उन्हीं को हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर दे तो दिस इज कॉल्ड प्लॉट। प्लॉट का मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक तरीके जितनी भी इवेंट्स है उनको एक सही ऑर्डर में, सही क्रम में आप
रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड प्लॉट, है ना। तो हर एक स्टोरी का एक प्लॉट होना जरूरी है, हर एक ट्रेजेडी का एक प्लॉट होना जरूरी है। तो पहला जो टर्म आपको मिला वो मिला प्लॉट। प्लॉट का मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इसके बाद है करेक्टर, कि जो भी स्टोरी है उसमें करेक्टर्स होंगे, है ना। करेक्टर्स का, चूंकि ड्रामा है, ड्रामा में करेक्टर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्शन को परफॉर्म किया जाना है। तो एक्शन कैसे परफॉर्म होगा, करेक्टर्स के माध्यम से, है ना। और इसके बाद आता है थॉट। थॉट का मतलब विचार हो गया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, थॉट का कन्वर्सेशन होना है। डिक्शन का मतलब बोल है, सॉन्ग का मतलब गीत है, स्पेक्टिकल आप जानते हैं। तो ये टोटल जो 6 पार्ट है, ये अरिस्टोटल ने बताया है कि एक ट्रेजेडी में होना जरूरी है। ये 6 पार्ट उसको डिफाइन करेंगे किसी भी ट्रेजेडी को। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा को कितने भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो सर हमने पहला लिखा कॉमेडी, जिसको अभी पढ़े थे डिन्यूमेंट कहते हैं। कॉमेडी जिसको आप डिन्यूमेंट कहते हैं, हैप्पी एंडिंग होती है, अंत में प्रोटैगोनिस्ट के साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है ना। ट्रेजेडी जिसमें लास्ट में सब कुछ बुरा हो जाता है ना। इवन यहाँ तक कि हो सकता है प्रोटैगोनिस्ट की डेथ भी हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। ट्रेजिक कॉमेडी ये मिला जुला पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में ट्रेजेडी होती है और लास्ट में आते आते क्या हो जाता है, वो एक हैप्पी एंडिंग में खत्म होता है, एक हैप्पी नोट पर खत्म होता है। प्ले, दिस इज कॉल्ड ट्रेजिक कॉमेडी। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्टार्टिंग ट्रेजेडी के साथ होती है और एंड जो होता है वो हैप्पी एंडिंग होती है। जैसे आप मर्चेंट ऑफ वेनिस को पढ़ते हैं तो वो क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है। मेलोड्रामा सब खिचड़ी टाइप का आप मान लीजिए, ठीक है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। तो फिलहाल ये टाइप्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के पार्ट है। बात करते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में आप जानते हो कि जिसमें क्या होता है, देखिए ट्रेजेडी एक्चुअल में है क्या, कि जैसे जो एक प्रोटैगोनिस्ट है ना, उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन एक बुराई है, ठीक है, और उस बुराई को बहुत ज्यादा वो इंकरेज कर लेता है, जिसकी वजह से एट लास्ट उसकी डेथ हो जाती है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेडी, इसको ट्रेजेडी बोलते हैं। इसमें जो आपका प्रोटैगोनिस्ट है उसके अंदर एक फैटल फ्लॉ है, आप ये कह सकते हो ट्रेजिक फ्लॉ है, जिसकी वजह से वो लास्ट में कैथारसिस को प्राप्त होता है, वो आप ये कह सकते हो कि डेथ को प्राप्त होता है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। जैसे इसको देखते हैं, ट्रेजेडी इज अ जॉनर, एक जॉनर है विधा ऑफ स्टोरी इन विच अ हीरो इज ब्रॉट डाउन बाय हिज हर ओन फ्लॉज। जो उसके अंदर की कमियां हैं उसकी वजह से वो क्या होता है, यूजुअली बाय ऑर्डिनरी ह्यूमन फ्लॉज, फ्लॉज लाइक ग्रीड, ओवर एम्बिशियस, ओवर एन एक्सेस ऑफ लव, ऑनर और लॉयल्टी। तो ये कोई भी एक तरीके का ये आपको ट्रेजिक फ्लॉ देखने को मिल सकता है ना। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, जो एंडिंग होती है उसकी, ठीक है, प्ले की जो एंडिंग होती है वो बहुत ही दुख भरी होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेडी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे। तो ये अरिस्टोटल के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। आप सीधे सीधे ट्रेजेडी को अगर कहना चाहते हैं तो जिसमें जो एक ऐसा प्ले जिसका कैटास्ट्रोफिक एंड होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी, उसको आप ट्रेजेडी कह सकते हैं। तो ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। अरिस्टोटल क्या कहते हैं, पहली बात ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने डेफिनेशन क्या दी है ट्रेजेडी की, वो देखिएगा कि ट्रेजेडी इज द इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब आप जानते हो नकल है, और किसकी, एक्शन की। और वास्तव में ट्रेजेडी एक क्या है, ड्रामा है, और ड्रामा का मतलब एक्शन को परफॉर्म करना है। तो ये एक्शन का इमिटेशन है, सीरियस होता है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रेजेडी है तो सीरियस होगी। एंड कंप्लीट अचीविंग अ कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब आप जानते हो, कैथारसिस का मतलब जैसे मान लिया आप किसी भी प्ले को देख रहे हैं, या ऑडियंस किसी प्ले को देख रही है, तो देखते हुए वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जो इमोशंस हैं वो आंसुओं के थ्रू बाहर आ जाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा बाद में अपने आप को बहुत ज्यादा हल्का फील करते हैं, है ना। तो इस चीज को कैथारसिस बोलते हैं। कैथारसिस का मतलब आप ये कह सकते हो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। तो ये क्या कहना चाह रहा है अरिस्टोटल, क्या कहना चाह रहे हैं कि ट्रेजेडी जो है वो एक्शन का इमिटेशन है, जो सीरियस होना चाहिए और जो अपने कैथारसिस को अचीव कर ले। कैथारसिस का मतलब वही प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट को अचीव कर ले, इमोशनल क्लिंजिंग को अचीव कर ले। दिस इज कॉल्ड ट्रेजेडी, इसको ट्रेजेडी का नाम दिया जाता है। ट्रेजेडी के बारे में आपको ये बातें पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये 6 भाग हैं आपके,
कौन कौन से प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग या फिर स्पेक्टेकल, ये हमारे टोटल 6 भाग है ट्रेजेडी के। हाउएवर प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लॉट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। एक्शन, एक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका प्लॉट। प्लॉट का सिंपल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ट्रेजेडी के कुछ टर्म्स है ना, ड्रामा डिवाइसेस जिनको कह सकते हो आप, ठीक है। इनमें से आपको बात कर, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है आपके एग्जाम में, जब आप बात करते हो कैथारसिस की, जब आप बात करते हो अमार्सिया की, पैटिया की, कैटास्ट्रॉफ की, रिकॉग्निशन की, पोएटिक जस्टिस की, सोलिलोक्य की, यूनिटी की, असाइड की, ये जो टर्म है ये ड्रामा डिवाइसेस है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में, है ना। आपसे पूछेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा ट्रेजिक फ्लॉ किसको कहते हैं, है ना। तो ये टर्म आपको यहाँ पर सीखने पड़ेंगे। आपको ये पूछेगा कि पोएटिक जस्टिस क्या होता है, आपसे पूछेगा कि पेरिपेटिया क्या है। तो ये इस तरीके क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से फॉर्मेशन होता है क्वेश्चन का। तो आइए बात करते हैं, पहले कैथारसिस के बारे में बात करते हैं। कैथारसिस मैंने अभी बताया था प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। प्यूरिफिकेशन है क्या? तो देखो, कैथारसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग स्ट्रॉन्ग और पेंट अप इमोशन। इमोशन का रिलीज है ना, कि वही बात कि आप किसी भी चीज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल हो जा रहे हो, है ना, फिर उसके बाद इमोशंस के थ्रू उनको रिलीज कर रहे हो, उन इमोशंस को आप रिलीज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस थ्रू आर्ट। आर्ट मतलब ये लिटरेचर की बात कर रहा है। अरिस्टोटल कॉइन्ड द टर्म कैथारसिस। अरिस्टोटल ने क्या कैथारसिस टर्म को कैसे कॉइन किया है, विच कम्स फ्रॉम ग्रीक, कैथरीन से आता है। इसका मतलब टू क्लींस और पर्ज, ये इसका मीनिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैथारसिस है वो कौन सा टर्म है, तो ग्रीक टर्म है, कैथरीन से बना हुआ है, और मीनिंग क्या होता है, टू क्लीन और पर्ज, टू डिस्क्राइब द रिलीज ऑफ इमोशन टेंशन दैट ही बिलीव्ड स्पेक्टेटर्स एक्सपीरियंस्ड व्हाइल वाचिंग ड्रामेटिक ट्रेजेडी। तो जब ड्रामेटिक ट्रेजेडी को देख रहे होते हैं जो एक्सपेक्टेटर है ना, तो उनका जो प्यूरिफिकेशन ऑफ आप कह सकते हो हार्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैथारसिस। टुडे द वर्ड कैथारसिस कैन बी यूज्ड इन रेफरेंस टू एनी एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन रिलीज आर क्लींजिंग ब्रॉट अबाउट बाय अ वर्क ऑफ आर्ट। आपसे सिंपल सा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि क्लींजिंग ऑफ इमोशन क्या है, या इमोशन क्लींजिंग क्या है। अगर आपसे ये पूछे कि इमोशन क्लींजिंग क्या है, इमोशन क्लींजिंग क्या है, इमोशन क्लींजिंग क्या है, तो आप क्या कहेंगे, कैथारसिस है। इमोशन क्लींजिंग क्या है, तो आप कहेंगे कैथारसिस है। प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट क्या है, तो आप कहेंगे कैथारसिस है। कैथारसिस कौन सा टर्म है, ग्रीक है, लैटिन है, जर्मन है, कौन सा है, तो ग्रीक टर्म है। किससे बना है, कैथरीन से बना है। कैथरीन का मीनिंग क्या होता है, तो आपका होगा रिलीज और पर्ज, ठीक है। तो रिलीज ऑफ इमोशंस, आप ये भी कह सकते हो इसको, कैथारसिस को रिलीज ऑफ इमोशन, रिलीज ऑफ इमोशन, इमोशंस का रिलीज कर देना क्या कहलाता है, कैथारसिस कहलाता है। इतनी बातें आपको इसमें कैथारसिस में समझ लेनी है, ठीक है। तो होप सो समझ में आ गया होगा आपको। प्यूरिफिकेशन हार्ट, इमोशनल क्लींजिंग, आप ये कह सकते हो रिलीज ऑफ इमोशन क्या कहलाता है, कैथारसिस कहलाता है। हमार्सिया, हमार्सिया क्या होता है, हमार्सिया का मतलब होता है, देखिए हमार्सिया को ही ट्रेजिक फ्ला भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला, जैसे इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया कोई भी प्ले है, उस प्ले का जो प्रोटागोनिस्ट है वो बहुत अच्छा इंसान है, उसमें बहुत अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से वो पतन को, वो अपने डाउनफॉल को प्राप्त होता है, अपने डिक्लाइन को प्राप्त होता है। तो वो जो एक तरीके से कमी है, जो दोष है, जो फ्ला है, जिसकी वजह से वो मतलब उसका डाउनफॉल आ जाता है, जिसके वजह से उसका कैटास्ट्रॉफिक एंड हो जाता है, उसको हम हमार्सिया बोलते हैं। हमार्सिया का मीनिंग समझ आ गया होगा। इसका मतलब फैटल, आप कह सकते हो ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला का मतलब एक ऐसा दोष, जिस दोष की वजह से उसको क्या प्राप्त हो जाते हैं, जो ट्रेजेडी को प्राप्त होता है, कैटास्ट्रॉफिक एंड होता है, आप सीधे कह लें तो वो दोष जो है उसको हम बोलते हैं ट्रेजिक फ्ला, और उस तरीके का जो स्टेप है उसको हमार्सिया बोलते हैं।
हालांकि दोनों सेम ही हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको डिफरेंस करना है तो आप सिंपल से कह सकते हो कि एक ऐसा कदम जिसकी वजह से जो प्रोटैगोनिस्ट है उसका डाउनफॉल हो जाता है, तो कैटास्ट्रॉफिक एंड को प्राप्त होता है, वो हमार्सिया है। और वो जो दोष है उसको हम ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। तो हालांकि इतना डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली समझना है कि हमार्सिया क्या है। आपसे पूछेगा हमार्सिया क्या है, तो हमार्सिया का मतलब ट्रेजिक फ्लॉ, एक ऐसा दोष जिसकी वजह से कोई भी जो प्रोटैगोनिस्ट है उसका कैटास्ट्रॉफिक एंड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमार्सिया कहते हैं। ठीक है, तो कैरेक्ट द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ अ मैन कैरेक्टर इन अ स्टोरी विच अल्टीमेटली लीड्स टू द कैरेक्टर्स डाउनफॉल, जो कैरेक्टर के डाउनफॉल का कारण बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष है ना, और देखिए वैसे तो व्यक्ति में हर एक व्यक्ति में बहुत सारी अच्छाइयां होती हैं, बहुत सारी बुराइयां होती हैं, लेकिन उन अच्छाइयों और बुराइयों में अगर कोई व्यक्ति अपनी बुराइयों को बहुत ज्यादा, किसी बुराई को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ले जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हमार्सिया या ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं, है ना। जैसे अगर आप मैकबेथ की बात करते हो तो मैकबेथ जो है वो एक बहुत ही लॉयल इंसान है ना। किंग डंकन की अगर बात करें तो उनका बहुत ही फैथफुल सोल्जर है, ठीक है, और बहुत ही ब्रेव है, बहुत ही लॉयल है ना। उसने कई सारे वॉर जीते हुए हैं, लेकिन उसके अंदर एक बुराई है कि वो आप कह सकते हो वीकनेस ऑफ विल, ठीक है, वीक विल का इंसान है। वीक विल का मतलब है कमजोर दृढ़ इच्छा शक्ति वाला इंसान है ना, जिसकी वजह से वो जो तीन उसको फ्लैल मिलती है ना, वो क्या करती हैं, वो उसको कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं जिसकी वजह से वीक विल की वजह से वो उनकी बातों में आ जाता है ना। फिर उसके बाद उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, वो उसको और ज्यादा उकसाती है कि तुम राजा बन सकते हो, अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें राजा की डेथ करनी पड़ेगी, राजा के रहते हुए, किंग के रहते हुए तुम राजा नहीं बन सकते, है ना। तो वो उस जो उसके अंदर की बुराई है, खासतौर से जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जा रहा है, ओवर एम्बिशन उसके अंदर आ गई है, और वीकनेस ऑफ विल, ये दो बुराइयां हैं जिसकी वजह से वो क्या वो एक गलत कदम उठा लेता है ना, और लास्ट में वो एक कैटास्ट्रॉफिक एंड होता है, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज को, ये जो वीकनेस ऑफ विल है, ठीक है, या वीक विल है या एम्बिशन है, ये उसकी ट्रेजिक फ्लॉ है मैकबेथ की, है ना। वैसे वो बहुत ही बहादुर इंसान है, ब्रेव इंसान है, लॉयल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये जो बुराई है इसको आप क्या बोलोगे, हमार्सिया बोलोगे। इसी तरीके जैसे अथेलो की बात करते हो, अथेलो जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा सोल्जर है, ब्रेव सोल्जर है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो एक तरीके से बहुत ही उस तरीके का क्रेडुलस इंसान है। क्रेडुलस मतलब भोला भाला, जो आसानी से किसी की बातों में आ जाता है और उसके कान भरे जाते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ है वो तुम्हारे प्रति फेथफुल नहीं है, और बिना किसी एविडेंस के वो उन बातों को मान लेता है और अपनी वाइफ डेस्टिमोना का वो क्या कर देता है, उसकी डेथ कर देता है ना। तो इसमें क्या, अगर ओथेलो की बात करें तो इसमें उसका ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, वो क्रेडुलस है, ठीक है, और बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। जैसे मैकबेथ की बात करोगे तो वीक विल है, या फिर आप कह सकते हो ओवर एम्बिशियस है ना, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है कि उसको वो राजा बन जाए, डंकन का राजा बन जाए, किंग ऑफ डंकन बनना चाहता है। तो ये इस चीज को बोलते हैं हम लोग हमार्सिया। हमार्सिया का मीनिंग एक ऐसा फ्लॉ, एक ऐसा दोष जिसको वो डेवलप कर लेता है ना, जिसकी वजह से वो अपने कैटास्ट्रॉफिक एंड को प्राप्त होता है कोई प्रोटैगोनिस्ट, दैट इज कॉल्ड हमार्सिया। अब इसमें कुछ और भी टर्म है जिनको लेकर के हम अगले वाले पे डिस्कस करेंगे, जैसे पेरिपेटिया है, रिकॉग्निशन है, पोएटिक जस्टिस है, ठीक है। इन सभी टर्म के बारे में, असाइड के बारे में बात करेंगे, यूनिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इन सभी के टर्म के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर पर आपके साथ डिस्कशन कर रहे होंगे। तो होप सो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे करेंगे प्रोसीड, सीखने की कोशिश करेंगे कि बाकी जो टर्म है, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। अक्सर आपको देखने को मिलेगा हमार्सिया के बारे में पूछ लिया है कि ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, व्हाट इज ट्रेजिक फ्लॉ, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। आपसे पूछ लेता है कि भाई कैथारसिस क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से कौन सा किसे कैथारसिस बोलेंगे, या कोई डेफिनेशन लिख दी है कैथारसिस की और आपसे पूछेगा इसको क्या कहेंगे, है ना। कैथारसिस कहेंगे, पेरिपेटिया कहेंगे, हमार्सिया कहेंगे, रिकॉग्निशन कहेंगे, इस तरीके के ऑप्शन दे देगा। तो होप सो बात समझ में आ गई होगी। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे करेंगे प्रोसीड।